आपने उसको साफ़ सुथरा रखना है। साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ आपने उस एरिया को ड्राई रखना है। उसके अलावा आपने प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, अपना पोस्चर ठीक रखना है और जो यहाँ पे जो स्टिचेस लगाए जाते हैं उनको खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एब्जॉर्बेबल होते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसमें जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सोल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन वीडियोस लेके आती रहती हूं। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान छोटा ऑपरेशन या जो ज़रा पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको एपिजियोटमी कहते हैं, वो जो कट है वो क्यों लगाया जाता है और उसके लिए आगे जाके क्या एहतियातें ज़रूरी होती हैं। जो ये कट होता है जिसको एपिजियोटमी स्कार कहते हैं, ये यूजुअली फर्स्ट प्रेगनेंसी की दफ़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड टाइम कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है और थर्ड टाइम तो मोस्टली ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। एपिजियोटमी स्कार का बेसिकली जो कट होता है इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ ये होता है कि जब हम बच्चा डिलीवर हो रहा होता है, फाइनल स्टेजेस में होती हैं, जो मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्दें तकलीफ़ आ रही होती है, तो हेड को यूट्रस वजाइना से बाहर आने के लिए थोड़ा सा रास्ता ओपन करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम वहाँ पे छोटा सा एक कट लगाते हैं तो जिससे क्या होता है कि पेन्स के दौरान बच्चा बड़े आराम से बाहर आ जाता है और उसके बाद उस कट को हम सिक्योर कर देते हैं, उसको स्टिच कर देते हैं और बाद में वो अगर अच्छी केयर की जाए तो बड़े आराम से हील हो जाता है। अब अगर ना लगाएं तो क्या नुकसानात हो सकते हैं और ये लगाना क्यों ज़रूरी हो जाता है? अगर ये कट हम ना लगाएं तो पहली बात ये कि जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है, यानी कि यूट्रस का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन होने से लेके डिलीवरी तक की स्टेज वो लंबी हो जाती है। यानी जब पेन्स आ रही हैं कट के बगैर, ज़ाहिर है स्लो बेबी डिसेंड करता है तो वो उसमें तकरीबन 15 to 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक का फ़र्क पड़ जाता है। कट लगा के आप इजीली बच्चा जो है वो पेन्स के साथ नीचे आ जाता है और वो डिलीवर हो जाता है। नंबर 2 कि बाज़ औक़ात जब नेचुरल सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्शंस के साथ बच्चा डिलीवर होता है तो एक बहुत बड़ा टीयर आता है जिसमें क्या होता है कि आपकी माहवारी वाली जगह यानी वेजाइना और पखाने वाली जगह वो उस कट की वजह से एक हो सकती है। अगर बहुत प्रेशर के साथ बग़ैर कट के अनकंट्रोल्ड तरीके से बच्चा डिलीवर हो तो उस इतने बड़े कट से बेहतर है कि हम इलेक्टिवली एक छोटा सा कट लगा दें ताकि जो कि बाद में जिसको स्टिच करना भी आसान हो। तीसरा ये होता है कि अगर आप वो कट ना लगाएं और बच्चा अपने तौर पे जब बाहर आता है तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि मल्टीपल कट्स आ जाएं वेजाइना के अंदर भी और पेरिनियल एरिया के ऊपर भी, जिनको के बाद में स्टिच करना मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा 1, 2, 3 कट आने की वजह से जो वेजाइनल एरिया है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है और बाद में आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो लिहाजा एपिजियोटमी जो है वो उसको हम इलेक्टिवली एक छोटा सा कट लगा देते हैं जो कि बड़ा डिसेंट होता है और उसमें से बेबी डिलीवर करने के बाद हम उसको जो है वो स्टिच कर देते हैं, जिससे पेशेंट के लिए जो है वो इजी हो जाता है ऑनवर्ड वो करना। तो अगर ये हम कट ना लगाएं तो इसमें कट फिर भी आना ही आना है और वो एबरेंट सा होगा जिसको स्टिच करना भी मुश्किल है और बाद में आपका जो वेजाइनल एरिया है वो लूज हो सकता है और बाज़ औक़ात बहुत बड़ा कट यानी 4th या 3rd डिग्री पेरिनियल टियर आता है, जिससे कि बाद में आपको खुदा न खास्ता अपने खाने के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो सकता है। जो है वो इसके अलावा पेशाब, छोटे पेशाब के मसाइल बन सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो इसलिए ये कट इलेक्टिवली लगाया जाता है, इसे आम ज़ुबान में छोटा ऑपरेशन या एपिजियोटमी कहते हैं। अब एपिजियोटमी की आपने केयर किस तरह से करनी है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने उसको साफ़ सुथरा रखना है। साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ आपने उस एरिया को ड्राई रखना है। उसके अलावा आपने प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, अपना पोस्चर ठीक रखना है और जो यहाँ पे जो स्टिचेस लगाए जाते हैं उनको खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एब्जॉर्बेबल होते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर फिर वो जो स्टिचेस होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से लूज़ पड़ जाते हैं और बाज़
औकात वो खुल भी जाते हैं। तो इसलिए जो है वो इसकी जो केयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि आप किसी भी बैड कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकें। सबसे पहली बात ये कि आपने अपना जो ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है उसका पैड हर 4 से 6 घंटे के बाद चेंज करें। हर 4 से 6 घंटे के बाद अपने एरिया को वॉश करें, और वॉश करने की टेक्निक ये होनी चाहिए कि आपने बैक से फ्रंट की तरफ वॉश नहीं करना, उससे फिर आपके पखाने के जरासीम उस कट के अंदर आ जाते हैं। आपने आगे से पीछे की तरफ वॉश करना है, ताकि जो भी जरासीम है वो उससे ये एरिया कंटेमिनेट ना हो। वॉश करने के बाद आप उसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद लोकल जो आपको मेडिसिन वगैरह दी हुई है, कोई ट्यूब वगैरह दी हुई है, वो उसके ऊपर लगा दें। इसी तरह से 2 टाइम सुबह और शाम किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के अंदर 15 से 20 मिनट बैठें। इसको सिट्स बाथ कहते हैं। ये बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। एक तो स्टिच जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और दूसरा उस एरिया के अंदर से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, और गर्म पानी के अंदर हॉट वाटर के अंदर बैठने से उस एरिया की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। पोस्चर को अपने को ठीक रखें, क्योंकि आपने ब्रेस्ट फीड करवाना है, आपने ज़ाहिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, चलना फिरना है, तो आप अपने पोस्चर को ठीक रखें। इसके अलावा कीगल एक्सरसाइजेज आप ज़रूर करें, ताकि आपकी जो पेरिनियल एरिया है उसकी तरफ खून का बहाव भी ज़्यादा हो, और उसके अंदरूनी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और आपको जो नॉर्मल डिलीवरी के जो कुछ नुकसानात होते हैं, जिसमें कि पेरिनियल एरिया वीक हो जाना, या फिर नीचे से वजाइनल एरिया बहुत लूज हो जाना, पेशाब का कंट्रोल कम हो जाना, खांसी करें या ज़ोर से हंसें या कोई वजनी चीज़ लगाएं तो छोटे पेशाब का लीक हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको कम से कम जो है वो बर्दाश्त करनी पड़े। और एपिजियोटमी के बारे में कोई मिथ्स अपने ज़हन में ना रखें। ये बहुत सेफ प्रोसीजर होता है, बल्कि देखा ये गया है कि जिनकी एपिजियोटमी होती है उनको कम प्रॉब्लम्स होते हैं बाद में एज़ कम्पेयर टू जिन पेशेंट्स को वो कट, और ये बहुत हल्का सा छोटा सा एक कट होता है जिसको बाद में हम खुद ही बहुत अच्छे तरीके से स्टिच कर देते हैं और ये हील हो जाता है। तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। किसी और चीज़ के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो उस पर ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपकी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के लिए मैं ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।